हेलो नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि भारत जो है उसके द्वारा कितना स्पेस के अंदर वेस्ट किया जा रहा है, साथ में भारत इस वेस्ट को कैसे साफ करेगा। इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे, पर उसके पहले बात ये आती है कि स्पेस के अंदर ये वेस्ट क्या होता है। मतलब कई बार आपने इस शब्द का नाम सुना होगा, स्पेस डेब्रीज। ये क्या होता है? स्पेस डेब्रीज या फिर स्पेस पॉल्यूशन या फिर स्पेस वेस्ट, स्पेस ट्रेश या फिर स्पेस गार्बेज, ये सब एक ही है। एक्चुअल में होता क्या है कि स्पेस के अंदर कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, छोटे छोटे भी हैं, बड़े बड़े भी हैं, जो अभी फंक्शन नहीं कर रहे हैं, जो अभी ह्यूमन को सर्व नहीं कर रहे हैं। जिस चीज के लिए, जिस पर्पस के लिए उन्हें भेजा था, वो नहीं कर रहे हैं। मतलब वो अब एक तरीके से वेस्ट है जो धरती के आसपास घूम रहे हैं। अब ये क्यों प्रॉब्लमेटिक है उसको समझेंगे, पर बात समझो कि यार ये जो स्पेस डेब्रीज है ये बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। काफी मात्रा में स्पेस डेब्रीज जो है वो लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? पिछले 65 साल के अंदर, जब से हम लोगों ने सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष के अंदर भेजा, स्पुतनिक 1, उसके बाद से लगातार वर्ष दर वर्ष हम लोगों के नंबर ऑफ स्पेसक्राफ्ट जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने अलग अलग पर्पस के लिए स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष के अंदर भेजा। हम लोगों ने कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भेजा, हम लोगों ने अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए भेजा। और जो नंबर ऑफ सैटेलाइट अंतरिक्ष के अंदर गई वो लगभग आज तक 11,140 है, जिसके अंदर से 6,542 ऐसी सैटेलाइट है जो ऑपरेशनल है। इन ऑपरेशनल सैटेलाइट में से भी 3,170 सैटेलाइट ऐसी हैं जो इनएक्टिव हैं, और 3,372 सैटेलाइट ऐसी है जो अभी एक्टिव है। मतलब यही सैटेलाइट ऐसी है जो काम कर रही है। इसके अलावा जितनी भी सैटेलाइट है वो ठीक से काम नहीं कर रही, वो वहां पर इनएक्टिव है, या फिर वो टुकड़ों के फॉर्म में है, या फिर वहां पर वो वेस्ट हो चुकी है। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि लगातार जो नंबर ऑफ सैटेलाइट है वो वर्ष दर वर्ष अंतरिक्ष में जाना बढ़ रही है। पहले बहुत कम थी, धीरे धीरे करके जो है राज्य के लिए, सरकार के लिए, सरकार के द्वारा स्पेस सैटेलाइट जो है वो जाती थी। धीरे धीरे करके आजकल आपको देखने को मिल रहा है कि कमर्शियल रूप से भी सैटेलाइट जा रही है। कई सारे प्राइवेट सेक्टर का भी सैटेलाइट के सेक्शन में, स्पेस सेक्शन के अंदर एंट्री हो रही है, जिसके बाद 2020-2021 ये वो वर्ष है जिस दौरान में सबसे ज्यादा सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष के अंदर गई। मतलब लगातार ये जो वेस्ट है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है, जो अंतरिक्ष के अंदर देखने को मिलेगा। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि कई सारी सैटेलाइट जो है वो फंक्शन नहीं कर रही है, तो जो फंक्शन नहीं कर रही सैटेलाइट होती है ना, वो बहुत तेजी से धरती के आसपास चलती जाती है। जिसके जब धरती के आसपास ही चलती है तो ऑब्वियसली ये सैटेलाइट धरती की ग्रेविटी में तभी धरती के आसपास घूम पा रही है। जब वो धरती की ग्रेविटी के अंदर, तो यहां पर एटमॉस्फेयर भी होता है। एटमॉस्फेयर के रेजिस्टेंस के कारण इस सैटेलाइट के जो भाग है ना वो धीरे धीरे करके टूटने लगते हैं। छोटे छोटे भागों में ये टूट जाते हैं, तो कई सारे छोटे छोटे डेब्रीज भी मिल जाते हैं। हम जैसे अगर मैं बात करूं तो आज के समय पे स्पेस में 128 मिलियन पीसेस स्पेस डेब्रीज के हैं, जो 1 सेंटीमीटर से भी छोटे हैं। वहीं 1 से 10 सेंटीमीटर के पीस जब लगभग 9 लाख हैं। वहीं बड़ी डेब्रीज जो कि 10 सेंटीमीटर से बड़ी है, उन्हें कहा जाता है लगभग 34,000 तक है ये। मतलब आप समझ रहे हो कि इतने ज्यादा नंबर में ये वेस्ट है। अब इन वेस्ट से होता क्या? मतलब मैं छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट की बात करूं ना, तो ये छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब ये अंतरिक्ष के अंदर ट्रेवल करता है ना फ्रीली, तो ये लगभग 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वहां पर मोशन करता है। जब ये इतनी तेजी से वहां पर मोशन करता है और किसी स्पेसक्राफ्ट से टकराता है, किसी एक्टिव स्पेसक्राफ्ट या फिर किसी एक्टिव सैटेलाइट से टकराता है, तो हमारी जो एक्टिव सैटेलाइट है उसको भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। इवन आप देखोगे तो ये हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कहानी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2016 के अंदर एक फ्लैंक पेंट्री टकराया था। यहाँ पर फ्लैंक पेंट्री जब टकराया, बहुत ही छोटा पार्टिकल जब यहां पर टकराया, तो कांच के अंदर इतना बड़ा ब्रेक आ गया, क्योंकि इतनी फास्ट ये जो पार्टिकल है मोशन करते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर से छोटे ऑब्जेक्ट भी हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। अब आप एक और बात समझो कि कई बार क्या होता है कि जो डिफंक्ट सैटेलाइट है वो हमारी एक्टिव सैटेलाइट से टकरा जाती है, और इस तरीके की स्थिति भी हो जाती है। अब ये जो सैटेलाइट है ये टकराना और ज्यादा प्रिवेलेंट क्यों हो जाता है, या फिर ये डेब्रीज और ज्यादा खतरनाक क्यों हो जाता है? क्योंकि पूरे अंतरिक्ष के अंदर हमारे सैटेलाइट के डेब्रीज नहीं है। अगर पूरे अंतरिक्ष में होते तो शायद बात अलग होती, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता, जो डेंसिटी है इस डेब्रीज की वो कम हो जाती। पर आप अगर देखोगे तो हम लोगों के यहाँ पर क्या होता है, हम लोग अधिकतर जो हमारे अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं वो कुछ फिक्स ऑर्बिट में है। ये ऑर्बिट देखो जरा, ये धरती है, धरती के आसपास आप सबसे क्लोजेस्ट ऑर्बिट जो देखते हो वो है लो अर्थ ऑर्बिट, एलईओ, जो आपको देखने को मिलता है सबसे क्लोजेस्ट ये है। फिर धीरे धीरे करके आप ऊपर जाओगे तो आपको ये ग्लोनस वगैरह की ऑर्बिट मिल जाएगी। थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मिलेगी। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक ऐसी ऑर्बिट है जो कि 35,786 किलोमीटर ऊपर है धरती की सरफेस से।
और यहां पर क्या होता है, यहां पर जो सैटेलाइट ट्रेवल करती है वो किसी एक फिक्स जगह पे है, जियो स्टेशनरी। मतलब आप अगर यहां से बैठ के उस सैटेलाइट को देख रहे हो तो आपको वो सैटेलाइट जो है वो बिल्कुल रेस्ट पे दिखेगी। मतलब जितना तेज धरती रोटेट कर रही है उस स्पीड से वो रोटेट कर रही है। जनरली आपको एलईओ के अंदर और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट जो है वो जाती हुई दिखेगी आपको। इस तरीके से डेब्रिस दिखेगी। ये डेब्रिस जो है वो एलईओ के यहां पर ज्यादा दिखेगी आपको, फिर आपको ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के आसपास, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के आसपास ज्यादा मिलेगी। ये पीछे बैकग्राउंड में आप इमेज देख सकते हो। धरती का आपने अभी एक अलग इमेज देखा होगा अभी तक, पर हकीकत में धरती के आसपास इस तरीके के छोटे छोटे डेब्रिस हैं जो कि सबसे ज्यादा फोकस्ड हैं एलईओ के आसपास, लो अर्थ ऑर्बिट के आसपास, और फिर थोड़ा आप आगे बढ़ोगे तो यहां पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के आसपास ही ज्यादा फोकस्ड है। मतलब कुछ ही जगह पर ये डेब्रिस हैं। और हम लोग जो नई सैटेलाइट भेजते हैं वो भी ये लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजते हैं, जिसके कारण से हमारी सैटेलाइट के ऊपर और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। हमारी जो एक्टिव सैटेलाइट है जिनके जरिए हमारा काम चल रहा है उनके ऊपर खतरा बढ़ जाता है। और इवन फ्यूचर में जो हमारे स्पेस प्रोग्राम है उनके ऊपर खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके वजह से, इन डेब्रिस की वजह से वो भी नष्ट हो सकते हैं, वो भी खराब हो सकते हैं, वो भी स्पेयर हो सकते हैं, वो भी नष्ट हो सकते हैं, इवन वो भी अबंडेंट हो सकते हैं। अब मान लो कि एक सैटेलाइट है, बढ़िया से अपने जीवन में ये चल रही है, किसी डेब्रिस के टकराने के कारण या फिर हो सकता है किसी बड़ी सैटेलाइट के टकराने के कारण ये सैटेलाइट भी टूट गई, तो ये सैटेलाइट फिर यहां पर डेब्रिस क्रिएट करेगी। तो ये वाली सैटेलाइट के डेब्रिस, ये वाली सैटेलाइट के आपस में जो डेब्रिस होंगे वो अंतरिक्ष के अंदर और खतरनाक हो जाएंगे, मतलब और बड़ा स्पेस क्रिएट कर देंगे। फिर ये जो है वो किसी और सैटेलाइट से टकराएंगे और डेब्रिस क्रिएट होगी, मतलब एक चेन रिएक्शन जैसी बनती रहेगी। और हम लोग इन मिशंस के अंदर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और वो इतनी पिटी चीजों के कारण अगर नष्ट हो जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान हमारी इकोनॉमी को भी होगा, इवन हमारा स्पेस भी यहां पर खराब हो रहा है। सर ऐसा कभी हुआ भी है? तो अगर आप इतिहास देखोगे तो इतिहास के अंदर सबसे पहले 1996 के अंदर ऑफिशियली एक सेरिस सैटेलाइट जो है वो टकराई थी एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट से, और उसके बाद ऐसी ही घटना देखने को मिली। 2009 के अंदर यूएस की और कॉस्मोस सैटेलाइट, कॉस्मोस और इरिडियम 33 ये आपस में टकराई थी, और उसके बाद में ऐसी ही चीजें जो है वो हम लोगों को देखने को मिली थी। छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में बहुत तेज ट्रेवल करता है, जिसके कारण से सैटेलाइट को खराब कर सकता है, स्पेयर कर सकता है, इवन नष्ट भी कर सकता है। इस कारण से हम लोगों को ये स्पेस को साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेस की डेब्रिस को साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं बात करूं भारत के पास में, भारत ने कितना वेस्ट किया हुआ है, तो भारत ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो लगभग अंतरिक्ष के अंदर 217 है, जिसके अंदर से 103 तो एक्टिव और डिफंक्ट ऑब्जेक्ट है, जो एक्टिव है या फिर डिफंक्ट है। या फिर अगर मैं बात करूं स्पेस डेब्रिस की तो भारत की लगभग 114 है। वहीं अगर मैं यूएस और चाइना के कंपैरिजन में बात करूं तो यूएस के एक्टिव और डिफंक्ट ऑब्जेक्ट वहां पर 4144 दिखेंगे, वहीं 5126 यहां पर यूएस की डेब्रिस देखने को मिलेगी। चाइना जो है 517 यहां पर एक्टिव और डिफंक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो स्पेस डेब्रिस इसकी है वो लगभग 3854 है। मतलब दूसरे देशों के ज्यादा प्रेवेलेंट आपको देखने को मिलेंगे स्पेस डेब्रिस है। हालांकि भारत भी टॉप 10 कंट्रियों के अंदर आ जाता है, क्योंकि भारत जो है वो स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, अब भारत जो है वो इनको ठीक करेगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और अगर आप लोगों को अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स अ हाई टाइम, आज यानी कि 13 तारीख लास्ट डेट है जब आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है। 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का एक्सटेंशन, 1.5 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का एक्सटेंशन, 2 और 3 साल के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है। तो जाओ सब्सक्राइब करो। और हाँ, याद रखना कोड जो यूज करोगे वो है SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया भारत का इसरो किस तरीके से भारत के पॉल्यूशन को ठीक करने वाला है। तो भारत का जो इसरो है वो एक्टिव डेब्रिस रिमूवल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा। एक्टिव डेब्रिस रिमूवल टेक्नोलॉजी ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए डेब्रिस को हटाया जाता है अंतरिक्ष के अंदर से। ये काफी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर काफी पॉलिसी, लीगल रेगुलेशंस वगैरह की जरूरत पड़ती है। वहां पर काफी सारे इश्यूज होते हैं। ऐसी कंडीशन में हर कोई देश इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर पाता। भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर पाता है,
और भारत और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो है वो ढूंढ रहा है। जैसे कि कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष के अंदर भेजा, अंतरिक्ष के अंदर जब उस स्पेसक्राफ्ट का काम हो गया तो वो स्पेसक्राफ्ट अपने आप को खुद नष्ट कर दे पूरी तरीके से बिना डेब्रिज छोड़े, यानी कि सेल्फ ईटिंग रॉकेट या फिर वेनिशिंग सैटेलाइट। जो सैटेलाइट हम लोग अंतरिक्ष के अंदर भेजें, अंतरिक्ष के अंदर जाने के बाद वो सैटेलाइट खुद ब खुद पूरी तरीके से वेनिश हो जाए, यानी कि वो हो सकता है एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाए। एटमॉस्फेयर में जब वो आए तो कंप्लीटली धीरे धीरे करके जब वो अंदर आती है तो मीजोस्फेयर वगैरह के पास वो जल के पूरी तरीके से राख हो जाती है, मतलब धरती तक नहीं आ पाते कई सारे ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके की सैटेलाइट जो है वो हम लोग क्रिएट करेंगे। इस तरीके की टेक्नोलॉजी के ऊपर इसरो जो है वो काम कर रहा है। इवन इसरो डायरेक्टोरेट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट बना चुका है। ये डायरेक्टोरेट बनाया हुआ अपने हेडक्वार्टर के ऊपर ताकि डेब्रिस रिलेटेड इश्यूज को चेक कर सके। इवन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर ये बेंगलोर के अंदर बनाया है इसरो द्वारा, ताकि कई बार क्या होता है, मतलब भारत के भी कई सारे स्पेस क्राफ्ट जो है वो अंतरिक्ष के अंदर जाते हैं और वहां पर कई सारे छोटे छोटे डेब्रिस है। उन डेब्रिस को भी चेक किया जाता है कि कहीं वो हमारी सैटेलाइट से तो नहीं टकरा, क्योंकि हमको डेब्रिस से बचना है, हमको डेब्रिस को खत्म करना है। तो डेब्रिस को खत्म करने के लिए हमको काम करना है पहला तो दूसरा काम हमको हमारे खुद के स्पेस क्राफ्ट को भी तो बचाना और डेब्रिस से। तो उसके लिए ये ऑफिस जो है वो खोला गया है। साथ में इसरो ने अपनी खुद की फैसिलिटी बनाने की कोशिश की है ताकि वो स्पेस को ट्रैक कर सके, कैटेलॉग कर सके और समझ सके कि स्पेस के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट है। इन सारी चीजों के ऊपर इसरो काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोग अनअकैडमी की दुनिया में SRC10 कोड का प्रयोग करते हो तो दोस्तों दिल मेरा भी धड़कता है, क्योंकि अनअकैडमी की दुनिया में मैं SRC10 नाम से जाना जाता हूं। अगर आप कहीं पे भी इस कोड का प्रयोग करते हो उसके बाद में वो कांटेक्ट करते हो तो आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो अनअकैडमी को और कोड यूज करो SRC10। इवन आप इस कोड का यूज फ्री क्लास के अंदर, कॉम्बैट के अंदर भी कर सकते हो। कॉम्बैट ये क्या है? कॉम्बैट एक्चुअली में एक फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी की स्कॉलरशिप टेस्ट है, जहां पर लगभग 56 क्वेश्चन हर संडे आपको दिए जाते हैं जो कि आपको 60 मिनट में कवर करने होते हैं। यहां पर इंडिया भर के बच्चे बैठते हैं, जिसके कारण से आपको पहले तो आपका स्टैंड पता लगता है कि आप कहां लाए कर रहे हो। इवन आपको वो माहौल मिल जाता है यूपीएससी वाला। ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और अगर आप टॉप रैंक स्कोर करते हो तो अनअकैडमी आपको स्कॉलरशिप के साथ में कुछ बेहतरीन प्राइजेस भी देता है। यहां पर भी आप कोड यूज कर सकते हो SRC10। आप लोग अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो और अनअकैडमी को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब मुझसे पूछोगे सर SRC10 या फिर ये अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना? क्योंकि यहां पर आपको बेस्ट फैसिलिटी, बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट रिजल्ट मिलता है। फैसिलिटी के लिए आप खुद सोचो कि अनअकैडमी यूट्यूब के अंदर फ्री क्लास में इतना अरेंजमेंट कर सकता है, तो वो उन बच्चों के लिए कितना अरेंजमेंट करता होगा जो उसे पे कर रहे हैं। एजुकेटर, आप लोग अभी तक जो अपने बेस्ट एजुकेटर देखते थे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, आज वो सब अनअकैडमी के ऊपर है। तो अनअकैडमी में आपको बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे। साथ में अनअकैडमी का रिजल्ट बोलता है लगभग 170 से ज्यादा टॉपर पिछले वर्ष अनअकैडमी से देखने को मिले। 170 से ज्यादा टॉपर मतलब ये 1/4 से ज्यादा बच्चे जो है वो इस बार अनअकैडमी से देखने को मिले। तो जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करोगे दोस्तों? SRC10।